गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। आज हम जो है नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर थर्ड, जिसका नाम है वैद्युत धारा। वैद्युत धारा, इसको कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। मैंने बोला था मेरे साथ साथ चलना, आपका कोर्स हो जाएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप लोग काफ़ी पीछे हो, तो ज़रा अपने पढ़ने का टाइम बढ़ाइए और साथ साथ चलते रहिए। तो सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले आर्टिकल ही यही आता है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। इलेक्ट्रिक करंट, या हिंदी में कह दें वैद्युत धारा, ये इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। अभी तक हमने दो चैप्टर पढ़े इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर वैद्युतिकी। उसमें क्या था, जो हमारा आवेश था वो चलता नहीं था, आवेश कैसा रहता था, स्थिर। तो बुक को बड़े ढंग से ऑर्गेनाइज किया गया। स्थिर आवेश के क्या क्या इफेक्ट होते हैं, इसके चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र होता है, उसमें कोई आवेश ले जाएंगे तो वो उस पर बल लगाएगा, ये सब हमने पढ़ा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ई में भी नाप सकते हैं, वी में नाप सकते हैं, और वैद्युत स्थिति ऊर्जा, ये सब हम पढ़ चुके हैं। लेकिन सारे आर्टिकल में हमने आवेश को स्थिर माना था। अब हम वही आवेश को क्या करेंगे, मोशन में ले आएंगे। तो मोशन में लाने से उस आवेश के क्या क्या इफेक्ट होते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट का कंसेप्ट अपने दिमाग में बैठाने के लिए बिल्कुल सरल सा एक कंसेप्ट है, जल धारा, वाटर करंट। जल धारा, बिल्कुल इसको सीख लो। इसको जल माने वाटर, धारा माने करंट, और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। करंट सेम है दोनों में। तो करंट का कंसेप्ट समझ लो कि जैसे ये कोई बर्तन है, इसमें पानी भरा है, ये पानी भरा है यहाँ तक, तो ये रुका हुआ पानी है। तो कोई तुमसे कहेगा यहाँ पर कोई जलधारा है, नहीं, आप कहोगे कंटेनर में पानी है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर होल कर दूँ तो पानी यहाँ से कहाँ गिरेगा, नीचे की ओर गिरेगा। तो वही पानी के अणु, वही पानी जो है वो किस में आ गया, गति में आ गया, ये गति में आ गया। तो अब ये जलधारा बन गई, ये जो है ये क्या बन गई, आपकी जलधारा। तो मतलब जलधारा कब बनी, जब जल को क्या मिल गई, गति मिल गई, तो वो क्या बन गई, जलधारा। जैसे अश्रुधारा कहते हैं, आंसू तो नाक के अंदर है, गिरने लगे, मोशन हो गया, तो उसको क्या कह देंगे, अश्रुधारा। तो यही जल प्लस गति, तो ये हो जाएगा आपका जलधारा। अब जलधारा हमें पता लगाना है, नापना है। तो आप क्या करो, यहाँ पर एक बर्तन रख दो, ठीक। मान लीजिए इसमें कितना पानी इकट्ठा हुआ, V वॉल्यूम, और कितने टाइम में इकट्ठा हुआ, T। तो आपकी जो जलधारा आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, V/T, कितने लीटर पर सेकेंड। और मान लीजिए कहीं पे तेज जलधारा है तो वो जल्दी बढ़ जाएगा। तो जितने जल्दी जल्दी आपके पानी के अणु चलेंगे, पानी चलेगा, तो उतनी ज़्यादा क्या होगी, जलधारा होगी। फिर मैं तुम्हें एक चीज़ बता चुका हूँ कि ये जो वॉल्यूम है, वी पोटेंशियल नहीं है, वॉल्यूम को आप किससे रिप्लेस करोगे, इलेक्ट्रोस्टेट में आवेश से। हाइट को किससे रिप्लेस करोगे, पोटेंशियल से। कैपेसिटेंस को किससे रिप्लेस करोगे आप, एरिया ऑफ कंटेनर से। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो हम अपने मेन आर्टिकल में आते हैं। सिंपल सा है कि जब भी कोई आवेश, लिखोगे क्या, जब भी कोई आवेश। अच्छा, फिर एक बात और कि जैसे तुम्हें पता है बहते हुए जल के पास क्या होती है, ऊर्जा, और उसका हम उपयोग करते हैं पंचक्की वगैरह, डैम वगैरह में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट जो है उसके पास भी ऊर्जा होगी, उसका इस्तेमाल करेंगे। सीधा सा है, ज़्यादा कठिन नहीं है समझने का। तो जब भी कोई आवेश, क्या लिखोगे आप परिभाषा में, जब भी कोई आवेश गति करता है, नेट गति करता है, तो उसके गति करने से क्या बनती है, वैद्युत धारा। ये कई बार बच्चे से एग्जामिनर पूछ देता है वैद्युत धारा क्या होती है, तो वो कह देता है Q/T। ऐसा नहीं, वैद्युत धारा जब भी कोई आवेश गति करेगा तो उसके चलने से क्या होगी, वैद्युत धारा बनेगी। इलेक्ट्रॉन चले, आवेशित कण होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन चले तब भी बनेगी, प्रोटॉन चले तब भी बनेगी, अल्फा कण चले तब भी बनेगी, कोई भी आवेशित कण चलेगा तो बनेगी। अब कितनी बनेगी, तो कितनी बनेगी, तो उसके लिए वही है, कितनी बनेगी, I से डिनोट करते हैं इसे, कितना आवेश बहा और कितना समय लगा, लगभग वही फॉर्मूला है। Q क्या है, बहने वाले आवेश की मात्रा, T क्या है आपका समय। तो इसका मात्रा क्या आएगा भाई, I, इसका मात्रा क्या होता है, कूलाम, और इसका क्या होता है, सेकेंड। तो कूलाम पर सेकेंड, और इसको हम कह देते हैं एम्पियर। तो 1 एम्पियर धारा क्या हुई, जब 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित होता है तो उसको 1 एम्पियर कहते हैं। एम्पियर की एक और स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, वो बाद में हम पढ़ेंगे। तो ये आगे, तो
क्या होती है जब गति करता है, कितनी होती है ये हमें बताएगा, और उसका मात्रक क्या होता है। अच्छा, फिर एक जो तुमने 11th में ही पढ़ा होगा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। अगर डी क्यू आवेश डी टी टाइम में बह रहा है तो I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। फिर उसके बाद आता है कि ये कैसी राशि, इसकी दिशा क्या होती है। तो दिशा में कंफ्यूज मत होना, जहाँ को धन, हमारे पास दो प्रकार का आवेश है, तो जहाँ को धन आवेश चलेगा, जैसे मान लीजिए आपके प्रोटॉन है, किसी तार के अंदर प्रोटॉन चल रहे हैं इधर को, तो प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है, धनात्मक, तो धारा की भी दिशा यही होगी। और मान लीजिए कि आपके आवेश कैसा है, ऋणात्मक, माइनस का है, इधर को चल रहा है इलेक्ट्रॉन, तो धारा की दिशा कैसे हो जाएगी, उसके विपरीत। मतलब धारा की दिशा कौन सी ली जाती है, धनात्मक आवेश के चलने की दिशा और ऋणात्मक आवेश के विपरीत दिशा। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि ये कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है, सॉरी अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, अदिश, लेकिन इसमें दिशा तो होती है। तो अभी तक तो हमने ये सीखा है कि जिसमें दिशा होती है उसमें जो वो राशि कैसी होती है, सदिश, लेकिन ये तो दिशा होने के बावजूद भी कैसी है, अदिश। तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि अदिश दिशा होने से कोई राशि अदिश नहीं होती है जब तक वो अदिश राशियों के नियमों के जोड़ने घटाने के नियमों का पालन नहीं करती है। जैसे मान लिया जाए कि मैं अगर थोड़ी देर के लिए पगड़ी वगैरह पहन लूँ तो उससे मतलब नहीं होता कि मैं सिख हो गया। कब होऊंगा, जब उनके कल्चर को मैं फॉलो करूँगा। तो दिशा होने से सदिश नहीं होती। ये दूसरा एग्जाम्पल समझ लो कि भाई मान लीजिए कोई बल आपने यहाँ को लगाया, अब वही बल यहाँ को लगाया, बल फोर्स, तो दोनों के प्रभाव अलग अलग होंगे। दोनों के प्रभाव कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। तो दिशा बदलने से फर्क पड़ जा रहा है, तो ये कैसी राशि हुई, सदिश। लेकिन आपने कोई तार लिया जो ऐसे बैंड है, तो धारा ऐसे बह रही थी, अब ऐसे बह रही, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिशा होती है लेकिन उसके बदलने का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये कैसी राशि होती है, अदिश। दूसरा ऐसा है कि ये जोड़ने के नियम का पालन नहीं करती है। जैसे आपकी यहाँ से धारा आ रही है 3 एम्पियर, यहाँ से आ रही है 4 एम्पियर, दोनों के बीच में कितना अंश है, 90। तो दोनों का परिणामी वेक्टर के हिसाब से कितना होना चाहिए, 5 एम्पियर। लेकिन अगर हम यहाँ पे नापेंगे तो ये कितनी आएगी, 7 एम्पियर। मतलब सदिशों के हिसाब से कितनी आनी चाहिए, 5, लेकिन आ कितनी रही है, 7। इसका मतलब ये सदिशों के जोड़ने के नियम का पालन नहीं करती है। तो इसका मतलब क्या है कि ये कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। तो हमने ये बता दिया मैंने। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ठीक, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जब भी कोई आवेश गति करता है तो नेट गति करता है, तो उसके गति करने से क्या होती है, धारा बनती है, उसे विद्युत धारा कहते हैं। कितनी होती है और मात्रक क्या होता है, दिशा कैसे लेते हैं, और ये कैसी राशि होती है। ठीक, अब आगे एक आध क्वेश्चन मैं बता देता हूँ तुम्हें, न्यूमेरिकल। एक न्यूमेरिकल बता, जैसे उसने बोला कि एक तार है, ये तार है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। कहाँ से कहाँ को हो रहे हैं, ईस्ट टू वेस्ट। कौन प्रवाहित हो रहा है, इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, तो उसने बोला सपोज 5 × 10⁻14 इलेक्ट्रॉन कितने टाइम में प्रवाहित हो रहे हैं, 1 मिनट में। धारा बताओ और उसकी दिशा बताओ। तो हमें बताया गया है कि इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, तो हमें इलेक्ट्रॉन से नहीं करना, हमें आवेश से करना है। तो हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश पता है, तो n इलेक्ट्रॉन पर कितना होगा, तो n × e। ये अलग है क्वांटिनाइजेशन से, ये तो सिंपल हम आवेश निकाल लें। तो आपका 5 × कितना हो जाएगा, 10⁻14 × 1.6 × 10⁻−19। तो 16 × 5 80, 8 × 10⁻−5 कूलम आवेश आ गया। टाइम को सेकंड में बदल लेंगे, 60 सेकंड। तो I = कितना हो जाएगा, 8 × 10⁻- आवेश की मात्रा अपॉन 60 सेकंड, जो भी आएगा। दिशा क्या होगी, ये माइनस का है, दिशा ये माइनस का है, तो इधर को चल रहा है ईस्ट टू वेस्ट, तो जो इसकी दिशा होगी वो कैसी हो जाएगी, वेस्ट टू क्या हो जाएगी, ईस्ट हो जाएगी। फिर एक क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन, कि उसने बोला किसी आवेश जो है वो ये है 3t² + 4t + 9। तो हमें ये बताइए कि t = 3 सेकेंड में क्या धारा बह रही थी। इस टाइप के क्वेश्चन तुमने करे होंगे। जैसे आपको विस्थापन दे दिया, वेग निकालना है, वेग दे दिया, त्वरण निकालना है। तो हमें पता है I = क्या होता है, dq/dt। ये नोट्स बनाओगे उसमें ये क्वेश्चन करोगे। तो d/dt ऑफ किसका हो जाएगा, 3t² + 4t + 9। तो अब इसको डिफरेंशिएट करो,
तो 2 आगे आता है तो 6t प्लस t का 1 होगा तो 4 और 9 का कितना हो जाएगा 0। तो ये धारा आ गई। अब आपसे कब पूछ रहा है वो t = 3 सेकंड में, तो t = 3 सेकंड में पूछा तो t की जगह 3 रख दो। तो I = 6 × 3 + 4, तो ये हो जाएगा 6 3 जा कितना हो जाएगा 18 प्लस कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 22 एम्पियर। तीसरा एक क्वेश्चन मैं कराना ये चाह रहा हूँ कि हाइड्रोजन परमाणु है, इसमें नाभिक में एक प्रोटॉन होता है और इसके चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये E। तो वही हमसे बोल रहा है कि आप इस इलेक्ट्रॉन के कारण जो धारा बन रही, भाई इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन क्या है आवेश, आवेश क्या है चल रहा है, हमें तो बस यही चाहिए आवेश चलना चाहिए, तो धारा तो बनेगी, कितनी बनेगी। तो ये क्वेश्चन बाद में भी काम आता है। तो हम ये बोलेंगे कि एक बार जब इलेक्ट्रॉन ने, ये देखो ये लाइन खींची मैंने, एक बार ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया तो कितना आवेश ले गया, अपने आवेश के बराबर जितना उसमें, जैसे हम कमरे से बाहर निकले तो कितना द्रव्यमान बाहर गया जितना हमारा है। तो एक चक्कर में आवेश प्रवाहित कितना हो जाएगा E। और मान लीजिए इसकी आवृत्ति क्या दी है n है 1 सेकंड में चक्करों की संख्या, तो 1 सेकंड में आवेश प्रवाहित कितना हो जाएगा ne। तो t सेकंड में कितना हो जाएगा, तो 1 सेकंड में इतना हो रहा तो ne × कितना हो जाएगा t। ठीक है, तो ये t सेकंड का आ गया। तो I = क्या होता है Q/T, तो ne × T/T, t से t कट जाएगा, तो I = कितना आ जाएगा ne, ये आ जाएगी धारा। अब n क्या है यहाँ पर, n है आपका यहाँ पर वैद्युत सॉरी आवर्ती, आवर्ती की जगह हम क्या रख सकते हैं 1/, आवर्तकाल, ये n = 1/t, t क्या आवर्तकाल, तो एक फॉर्मूला ये बन गया, एक फॉर्मूला ये बन गया। फिर t निकालना है हमको, तो t क्या है एक चक्कर में लगा समय, तो मान लीजिए इसकी त्रिज्या r है, तो एक चक्कर में कितना चलेगा 2πr, और वेग कितना है v, तो t की जगह हम ये रख देंगे तो एक धारा के लिए और फॉर्मूला बन जाएगा, v ऊपर चले जाएगा तो EV/2πr, तो ये धारा के लिए एक सूत्र और बन गया, समझ में आ गया। तो ये मतलब वैद्युत धारा का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए इसमें, जहाँ पर भी आवेश चलेगा वहाँ पर वैद्युत धारा बनेगी। आज मैं थोड़ा सा करा रहा हूँ क्योंकि पिछले जो तुमने नोट्स हैं वो पूरे नहीं बनाए हैं, तो आई होप मेरे साथ चलते रहोगे, नोट्स आप बना लोगे। वैद्युत धारा के बारे में आज इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू।